हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम अटेंड करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की हमारी फोर्थ लेक्चर आज हम अपना अटेंड करेंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी इस क्लास के, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। लास्ट की पिछली 3 क्लासेस जो भी हुई थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा किसके बारे में, मैटर के बारे में। बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने बोला, मतलब याद है हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, मैटर के में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। साथ में हमने मैटर को डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड भी किया था, और एक एक क्लासेस के बारे में एक एक कैटेगरी को हमने सेपरेटली अच्छे से पढ़ा था। जैसे मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेज, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में भी डिफ्रेंशिएट किया था। तो कई अच्छी अच्छी बेसिक पॉइंट्स हमने सीखे थे पिछली क्लासेस में, जिन्हें हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली। जब भी हम आगे केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे हमारी क्लासेस में उनका इस्तेमाल हम करेंगे। आज की अपनी क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं। आज की क्लास मैंने आपको बताया था होगी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बट मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। अब इसके पढ़ने के 2 रीज़न हैं। एक तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें मोल को समझना ईजी हो जाएगा, मतलब हम मोल की इंपॉर्टेंस समझ सकेंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा, इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इन्हीं लॉज को फॉलो करती हैं। जो भी केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो इन लॉज को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से भी इनका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद फिर हम जंप करेंगे हमारे मोल के टॉपिक पर। तो आप सब रेडी हैं आज की क्लास के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिर चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, मतलब जैसे कुछ नाम मैं भी आपको बताता हूँ, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और भी ऐसे कुछ लॉज। तो इन लॉज के बारे में एक एक करके हम लोग अभी पढ़ते हैं, बट उससे पहले इनकी इंपॉर्टेंस आपको बता दूं। जो भी लॉज हम पढ़ेंगे वो सारे लॉज बेस्ड हैं एक्सपेरिमेंट्स पर और केमिकल रिएक्शंस को, मतलब केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इन्हीं लॉज को फॉलो करती हैं। ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे। अब देखिए, एक एक लॉ जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है, तो एक एक लॉ को चलिए पढ़ते रहते हैं और उसी के बारे में आराम से डिस्कस करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते आराम से। सबसे पहले जिस लॉ को हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सब अपनी कॉपी लेकर एकदम तैयार रहिए, हम इन्हें समझते जाएंगे। डेफिनेशंस में बोलूँगा, आपसे नोट डाउन करते जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये लॉ किसने दिया? लेवोसिए ने। साइंटिस्ट का नाम है, बस आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम लेवोसिए। आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, किसने प्रपोज किया था? लेवोसिए ने। 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ लेता है, तो आप उसका आंसर एकदम इजीली दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉ कहता क्या है। तो ये लॉ सिंपली हमें इतना समझाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास क्या होता है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर का जो अमाउंट होता है उसे ही मास कहते हैं। तो ये लॉ कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो हम उसे बना सकते हैं ना ही उसे हम बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक। तो अगर हमें लिखना पड़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम बोलेंगे, लिखते जाइएगा आप सभी, कि दिस लॉ सेज दैट, या दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ इतना, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक। अब चलो इसे समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है आप सभी जानते हैं।
जिसमें कोई केमिकल चेंज हो, कोई एक से या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई एक तीसरा सब्सटेंस बना दें, यही क्या होती है प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ इक्वेशन कि A और B ये दो सब्सटेंस है, A और B को मैं क्या नाम देता हूँ, ये मेरे लिए रिएक्टेंट्स होते हैं, ये बेसिक है बिल्कुल केमिस्ट्री का। A और B जो रिएक्शन के इक्वेशन के इस साइड में होते हैं उसे मैं क्या कहता हूँ, रिएक्टेंट। अब A और B मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपस में रिएक्ट करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एरो के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, बट एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो एरो से रिप्रेजेंट किया मैंने, ये रिएक्टेंट, एरो के इस साइड वाले, उधर मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स। तो A और B आपस में रिएक्ट करके मुझे फॉर्म करके क्या दे रहे हैं, C और D। हम कोई जनरल केमिकल इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर A और B रिएक्टेंट है और C और D मेरे लिए क्या है, इन्हें मैं प्रोडक्ट्स कहता हूँ जो मुझे रिएक्शन के दौरान मिले हैं। तो ये मेरे लिए प्रोडक्ट्स हैं और ये मेरे क्या हैं, रिएक्टेंट्स। अब सपोज करिए कि मैंने बोला यहाँ आपको कि मैंने A का यहाँ पर मैंने A का मास कितना ले लिया था, ma मतलब क्या, मास ऑफ A। सपोज करिए मैंने A का ma मास लिया था और B का यहाँ पे मैंने कितना मास ले लिया था, तो B का मैंने यहाँ पर mb मास ले लिया था। समझ में आ रही है बात, B का मास मैंने कितना ले लिया था, mb मतलब मास ऑफ B। इसके बाद जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली, C और D प्रोडक्ट्स बने, तो C और D जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, C और D जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से जो C का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना है, m ऑफ C मतलब मास ऑफ C, और D कितना बन रहा है, m ऑफ D मतलब मास ऑफ D। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये केमिकल रिएक्शन होगी, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होगा। रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होगा। मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास मेरे लिए कितना है, Ma प्लस m ऑफ B। ये मेरे लिए क्या है, रिएक्टेंट्स का टोटल मास। मैंने किसकी बात की, टोटल मास की, दोनों का। ये बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट्स के टोटल मास के, मतलब m ऑफ C प्लस m ऑफ D के। तो अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली में क्या कहता है। यहाँ पर देखिए जितना मास मैं यहाँ स्टार्टिंग में रिएक्शन में लेकर चला था उतना ही मास मुझे रिएक्शन के एंड होने पर वापस भी मिल गया। तो क्या मैंने कोई नया मास क्रिएट किया, नहीं। क्या इस रिएक्शन के दौरान मास डिस्ट्रॉय हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बस एक फॉर्म से A और B के फॉर्म में था, अब C और D के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, यहाँ से आप ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे कि ma जो है वो mc के बराबर है, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप A का 10 ग्राम लेकर चले थे और B का 5 ग्राम, तो आपको यहाँ पर C का 5 ग्राम और D का 10 ग्राम मिलेगा, या C का 10 ग्राम D का 5 ग्राम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। जो टोटल वेट है, मीन्स यहाँ टोटल मास कितना है, 15 ग्राम, वो 15 ग्राम ही आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन अब वो 10 और 5 के फॉर्म में हो भी सकता है और नहीं भी। उसके अलावा वो हो सकता है कि मुझे C का 8 ग्राम मिल जाए और उसके बाद मेरे ये जो D है वो 7 ग्राम मिल जाए। समझ में आ गई बात, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि A का मास C के मास के या D के मास के किसी के बराबर होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आई बात, तो ये बिल्कुल आप मतलब नहीं निकालेंगे कि मास ऑफ A जो है वो मास ऑफ C के बराबर है, बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू हटा देता हूँ, बिकॉज ये ऑलवेज का केस हो जाएगा। बट आप याद रखोगे कि बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक। लेकिन टोटल मास जो है वो बराबर होगा। इधर का टोटल मास इज इक्वल टू इधर का टोटल मास। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली। तो इसे आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये हेडिंग आप लिख लीजिएगा। एक बात इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये लॉ किसने दिया था। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस लॉ को प्रपोज किया था। तो आप सभी
याद रखेंगे नाम, बस उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, अब चलें पढ़ते हैं, समझते हैं लॉ होता क्या है। नाम से देखिए क्या दिख रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मींस ये चीज़ों के प्रोपोर्शंस के बारे में कुछ कहेगा, और डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कि कुछ भी डेफिनिट रहेगा। चलिए देखते हैं उस बारे में। तो ये लॉ क्या सिंपली इतना कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है, पहले समझ लेते हैं फिर हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है। अगर कोई कंपाउंड है जो नेचुरल सोर्स से आपको किसी मिल रहा है, ठीक है, और अगर उसी कंपाउंड को आप लैब में बनाते हो, समझ में आ रही है बात, मतलब आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज कर लो वाटर है, ठीक है, वाटर एक आपने कौन सा वाटर ले रखा है, जो आपको रेन वाटर मिला है नेचुरल सोर्स से, और दूसरा जो आपने लैब में किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस किया है वाटर को। ठीक, दो वाटर हैं आपके पास। अब इन दोनों सैंपल्स के अंदर, वाटर के ये जो दोनों सैंपल हैं आपके पास, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स वो एलिमेंट्स जिनसे मिलकर ये बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा ना, वो ऑलवेज फिक्स होगा इन बोथ द सैंपल्स। समझ में आई बात? मतलब ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि अगर किसी कंपाउंड को आप चाहे नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करो, चाहे फिर किसी आर्टिफिशियल मेथड से, उसके अंदर ऑलवेज उसके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आया हो। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर एक H2O आपको कहाँ से मिला, सपोज कर लो ये रेन वाटर है आपके पास, हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, और दूसरा एक वाटर है आपके पास H2O, ये कहाँ से, ये आपको लेबोरेटरी में मिला है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो ये लैब में आपको मिला। इसके रेन वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो वो कितना है, 2:1 का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 का। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनिट या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लैब वाले वाटर के अंदर भी, क्योंकि ये वाटर ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मासेस का, वो 2:1 के बराबर ही होगा, चेंज नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई भी अदर कंपाउंड ले लो, कोई भी एक फ्रीक्वेंट कंपाउंड, जैसे मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम बताए थे पिछली क्लास में, सपोज करो हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट चाहे आपको आर्टिफिशियल बना लो लेबोरेटरी में, या फिर चाहे आपको वो किसी नेचुरल सोर्स से मिला हो, ठीक, दोनों के ही अंदर कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है मासेस का, मीन्स उन एलिमेंट्स का जिनसे मिलकर ये बना है, वो ऑलवेज कैसा होगा, फिक्स होगा, चाहे यहाँ का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे किसी आर्टिफिशियल सोर्स से मिला हो, अगर वो वही कंपाउंड है तो उसके अंदर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब अगर इस लॉ की डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ elements, the ratio of masses of elements in a particular compound is always fixed irrespective of source। मतलब सोर्स पे इस बात की डिपेंडेंसी नहीं जाती कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो क्या होगा, ये हमेशा कैसा रहता है, फिक्स होता है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा ये एक लॉ था, लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने अभी पढ़ा। चलिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये दिया था डाल्टन ने, तो आप लोग याद रखेंगे कि दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन साइंटिस्ट, जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसे भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन ने इस लॉ में क्या कहा, ये लॉ को समझिएगा, ये लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये लॉ, बस थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसे समझना बिल्कुल सिंपल है, और एग्जाम्स में ये वाला कई बार पूछा भी जाता है, तो इस वजह से ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इस लॉ को समझाता हूँ, तो ईजिली आप समझ जाएंगे बहुत ही आराम से। चलिए आप सपोज मत करिए, बस देखते रहिए, मैं बताता हूँ आपको। कार्बन और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक रिएक्शन का, आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं।
इन वन कंडीशन, एक किसी कंडीशन पे टेम्परेचर प्रेशर की किसी फिक्स कंडीशन पे कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके इस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब आप क्लियरली देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो कितना 1:2 का है, 1:2 के रेशियो में दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं। तो अगर मैंने कार्बन का यहाँ पे 1 यूनिट मास ले लिया है, सपोज कर लीजिए कितना 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे मैंने मास कितना ले लिया है यहाँ पर 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है। तो क्लियरली अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखिए ये दोनों मुझे यहाँ पर मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करके देंगे। तो 16 + 12 यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे 28 ग्राम। तो 28 ग्राम टोटल मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही रैंडम मासेस हमने बस पिक कर लिए, मैं बस आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। समझ में आई बात? चलिए ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेकंड कंडीशन, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज कर लिए यहाँ टेम्परेचर कितना T1 था, प्रेशर कितना P1। अब मैं टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज कर रहा हूँ और फिर मैं कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहा हूँ एट टेम्परेचर T2 और प्रेशर P2 पर। तो इस बार एक डिफरेंट कंडीशन में ये दोनों मुझे क्या फॉर्म करके दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आई बात? ये दूसरी कंडीशन पर मुझे फॉर्म करके देते हैं ये दोनों। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्टिंग रेशियो कितना है 1:1 का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, सॉरी 1 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम, और यहाँ पे एक ही है तो यहाँ 2 लगाएंगे हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ कार्बन 2 हो गए तो यहाँ पर मैं 2 लगा के रिएक्शन को बैलेंस कर लूँगा। सिंपल हिट एंड ट्राई मेथड बैलेंसिंग का जो 9th क्लासेस में हम सभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि कार्बन का 2 यानी 24 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम आपस में यहाँ पर रिएक्ट करते हैं और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ये दोनों फॉलो करेंगे तो ये मुझे टोटल यहाँ पर 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देते हैं। ये बस रैंडम मास है, मैंने पिक कर लिया, ऐसे ही एक एग्जांपल आपको बस समझाने के लिए। तो अब देखिए 2 डिफरेंट कंडीशंस पर 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और 2 डिफरेंट कंपाउंड्स या 2 डिफरेंट सब्सटेंस बना के दे रहे हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से एकदम, जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स या फिर 2 एलिमेंट्स, जब भी कोई 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके 2 डिफरेंट कंडीशंस में 2 डिफरेंट कंपाउंड बना के देते हैं, ठीक। तो उन दोनों डिफरेंट कंडीशंस में कोई एक एलिमेंट जो किसी अदर एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्शन करता है। अब फिक्स मास का मतलब यहाँ पे भी हम कार्बन का मास कितना ले लेते हैं 12 ग्राम ही, रैंडम मास हमने पिक किया था बट फिक्स मास के कॉन्सेप्ट को देखना है तो 3 to 4 और यहाँ पर टोटल मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए अगेन 2 एलिमेंट्स 2 डिफरेंट कंडीशन पर 2 डिफरेंट जब भी प्रोडक्ट्स बना के देते हैं तो उनमें से वो एलिमेंट जो दूसरे किसी एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइंड होता है। अब यहाँ पे वो दूसरा एलिमेंट कौन है, कार्बन जो है वो उसका मास देखिए दोनों रिएक्शन में कितना फिक्स है 12 ग्राम यहाँ पे भी 12 ग्राम यहाँ पे भी, और ऑक्सीजन जो है ये वो एलिमेंट है जो फिक्स मास के साथ कंबाइंड हो रहा है, जो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो इस एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा दोनों रिएक्शंस में वो ऑलवेज एक होल नंबर होगा, वो हमेशा ही एक सिंपल होल नंबर होगा। कहने का मतलब जब भी आप मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो इन फर्स्ट रिएक्शन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो इन सेकेंड रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, MO1 मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट, MO2 मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड। तो इन दोनों का रेशियो देखिए कितना है, फर्स्ट रिएक्शन में कितना है 62 और सेकेंड वाली रिएक्शन में कितना है 32 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए रेशियो कितना आ रहा है
2 का, 1:2 का। तो इसी तरह से ये ऑलवेज सिंपल होल नंबर्स के, सिंपल होल नंबर मतलब देखिए 1 और 2 ये सिंपल होल नंबर्स ही हैं। समझ में आई बात? मैथमेटिक्स से रिलेट होता है, होल नंबर्स वगैरह आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक। तो यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। ध्यान में इसे रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये कहता है कि जब भी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स से हम सब्सटेंसेस कह सकते हैं, जब भी कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस दो डिफरेंट कंडीशंस में, यहाँ देखिए दो डिफरेंट कंडीशंस पे कंबाइंड होके मतलब आपस में रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, दो प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, तो उनमें से उस एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट का मास जो किसी फिक्स मास के साथ कंबाइंड होता है। अब यहाँ फिक्स मास के साथ देखिए कार्बन का मास फिक्स है, इसके साथ कंबाइंड कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। तो उस एलिमेंट का मास जो फिक्स मास के साथ कंबाइंड होता है उसका रेशियो दोनों रिएक्शंस में हमेशा सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में होता है, सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में, ठीक। तो आप कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की लिख लीजिए, फिर मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ इसको क्लियरली, ठीक है। लिखेंगे हम लोग कि व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंस react at two different conditions to form different compounds, then the mass of the substance, या फिर देख सकते then the ratio of the mass of the substance which is combining from the fixed mass of another substance is always lie in the ratio of simple whole numbers, is always lie in the ratio of simple whole numbers। क्लियर? डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन एकदम इसी के ऊपर बेस्ड है, आप ध्यान रख लेंगे आराम से। इसी वजह से देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमारे लिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो एक एग्जांपल में और देके आपको इसको समझाता हूँ ताकि क्लियरली आप इसको एकदम समझ जाए। चलो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। सपोज करो हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो H2 और O2 किसी एक कंडीशन पर रिएक्ट करते हैं और मुझे क्या बना के देते हैं? वाटर, H2O। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, इधर दो, तो बैलेंस करने के लिए हम कितना लगाएंगे आगे? 2, और यहाँ 2 लगाते ही हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगाते ही 2 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 1 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। टोटल यहाँ पे रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। बैलेंस होना बहुत जरूरी रिएक्शन का, समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पर अगेन सेकेंड कंडीशन पर, सेकेंड कंडीशन में यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस से किसी दूसरी कंडीशन पे, सपोज करिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन, जब हम चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट्स भी चेंज होते हैं सडन रिएक्शंस में। तो H2 और O2 यहाँ पर दूसरी किसी कंडीशन पे कंबाइंड होके मुझे H2O2, व्हाट इज H2O2? H2O तो आपको मालूम है वाटर, H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद रखेंगे आप सभी, हाइड्रोजन चैप्टर में आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला और नाम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये कंबाइंड ए होके एक केस में मुझे H2O दे रहा है और दूसरे केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए इस वाले में रिएक्शन बैलेंस हमारे, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए H2O का कितना मैंने लिया? 4 ग्राम, और ऑक्सीजन मेरे पास कितनी है? 16 ग्राम, और ये मुझे इस टोटल कितना वाटर फॉर्म करके दे रहा है? 20 ग्राम। ऐसे हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। बस रैंडम मासेस पिक कर लेते हैं। यहाँ पर H2 देखिए, H2 यहाँ पर कितना पिक कर लेता हूँ? 4 ग्राम, और ऑक्सीजन उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितनी? सपोज करिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद ये मुझे जो है क्या बना के देते हैं? H2O2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग 36 ग्राम मुझे यहाँ पर क्या बन के मिलेगा? H2O2। समझ में आई बात? अब ये मैंने बस आपको समझाने के लिए पिक किया। तो दो डिफरेंट कंडीशंस पर अगेन देखिए, दो डिफरेंट सब्सटेंस दो अलग अलग कंडीशन में दो अलग अलग प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। इस बार फिक्स मास किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्शंस में कितना है? 4 ग्राम है।
अब इस फिक्स मास के साथ कौन कंबाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो दोनों मासेस, दोनों जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं उनमें ऑक्सीजन के जो मासेस का रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए? सिंपल होल नंबर। और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे 16/32 अगेन कितना आएगा? 1:2। तो आप बोलोगे अब तो आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसा तो आ रहा है ना? नहीं, तो मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये लॉ के अकॉर्डिंग जब भी ऐसी कहीं पर भी आप रिएक्शन देखोगे उसमें आपको जो मासेस मिलेंगे वो ऐसे ही सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में ही मिलेंगे। यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, ये तो मैं आपको रैंडम मासेस का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा था इस लॉ को, बट आप जब भी कहीं पे इसे एक्सपेरिमेंटली अप्लाई भी करोगे आपको सेम यहीं पे सिंपल होल नंबर का रेशियो ही मिलेगा। तो आई होप अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या होता है, ये क्या कहता है। तो अगर ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम उसके बाद अपना अगला लॉ पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा अगला यानी फोर्थ लॉ, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, हिंदी में से कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस कवर करता है उसे ही क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम। ओके, तो चलिए समझते हैं। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, ये लॉ तो किसने दिया? गैलुसैक साइंटिस्ट का नाम है। अब गैसियस वॉल्यूम्स, तो ये लॉ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के बारे में, मतलब ये सिर्फ किस पर अप्लाई होता है? गैसेस पर। ठीक, अब समझते हैं। तो बहुत सिंपल लॉ है, इनफैक्ट ये मैं कहता हूँ सबसे आसान लॉ है पूरा, जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज अभी तक हमने पढ़े। ठीक, इसमें देखिए क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज कर लो कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई सब्सटेंस है सॉलिड प्लस बी, मैं सपोज कर लो लिक्विड है, और ये आपस में कंबाइंड होके मुझे कोई सब्सटेंस सी और डी बना के देते हैं, जिसमें से गैसेस जो है, सी गैस है और बी भी कौन सा है? गैस है। ठीक, ऐसे ही बस मैंने एक रिएक्शन जनरल कंसीडर कर ली है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें गैस का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। चलो, अब हम इसी की अगर सपोज कर लो एक दूसरी रिवर्स रिएक्शन देख लें कि कोई एक X गैस है और कोई एक दूसरी गैस है Y, जो मुझे कंबाइंड होके M और N प्रोडक्ट्स के फॉर्म में दे रही है, और M सॉलिड है और N भी सपोज कर लो सॉलिड या लिक्विड, कुछ भी सपोज कर लो, चलो सॉलिड ही दे देते हैं। ठीक, बस दो जनरल रिएक्शन, मतलब क्या, दोनों को एक में गैसेस फॉर्म हो रही हैं और दूसरे में जो गैसेस वो कंबाइंड हो रही हैं। ठीक, तो गैलुसैक्स लॉ बस इतना कहता है ना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइंड हो रही हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, एक से ज़्यादा गैस, तो हमेशा चाहे कंबाइंड हो चाहे प्रोड्यूस हो किसी केमिकल रिएक्शन में, उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है, गैसियस वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर्स के फॉर्म में होता है, वो सिंपल होल नंबर्स के फॉर्म में होता है। बिल्कुल ठीक जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी हमने इसके पहले पढ़ा, उसमें सिंपल होल नंबर्स आपने देखे थे, बट वहाँ पे मासेस की बात की गई थी, यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात की जा रही है, और वो भी गैसेस के केस में। ठीक, तो गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अब इस रिएक्शन में जहाँ पर गैसेस कंबाइंड नहीं, सॉरी, यहाँ फॉर्म हो रही हैं, तो दोनों का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सी गैस, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, दिखे आपको, वॉल्यूम ऑफ कौन सी वाली गैस? सी का, इज टू वॉल्यूम ऑफ कौन सी गैस? डी का, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अगर हम दूसरी ये रिएक्शन भी देखें, X गैस और Y गैस ये आपस में कंबाइंड हो रही हैं, M सॉलिड N सॉलिड बनाती हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर X गैस का जो वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ X गैस इज टू वॉल्यूम ऑफ Y गैस, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर के रेशियो में, सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में। समझ में आ गई बात? तो यही होता है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बिल्कुल सिंपल सा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अपना अगला लॉ पढ़ते हैं, एवोगाड्रोस लॉ, या चलो यहीं पे मैं समझा देता हूँ उसे भी, वो भी बहुत सिंपल सा एकदम लॉ होता है, छोटा सा। फिफ्थ है हमारा एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। अब एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रोस लॉ भी रिलेट होता है किससे? गैसेस से ही। ये भी लॉ किसके बारे में है? गैसेस के बारे में है, ये याद रखेंगे। और ये भी किसने दिया?
एवोगाद्रो ने, साइंटिस्ट का नाम है एवोगाद्रो का नियम। ठीक, अब देखिए ये क्या कहता है, ये बस भाई साहब इतना कहते हैं कि अगर टेम्परेचर हम दो गैसेस का सेम कर दें, प्रेशर दो गैसेस का सेम कर दें, मतलब दो गैसेस है, सपोज कर लो एक गैस ए है, ए गैस, और दूसरी क्या है, बी गैस है, दोनों का हम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखें, मतलब दो बॉक्स ले लें हम, ऐसे दो बॉक्स ले लें कुछ इस टाइप के, एक में ए गैस को रख दिया, बी गैस को, इसको भी रखा टी टेम्परेचर पी प्रेशर पर, और इसको भी टी टेम्परेचर और पी प्रेशर पर। ठीक, तो अगर दो गैसेस को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखा जाए और उनके वॉल्यूम भी कैसे हो, इक्वल हो, मतलब दोनों का सेम वॉल्यूम अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए तो उनके उस वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होगे, फिर से बताता हूँ। अगर दो गैसेस जिनके वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम मतलब उनका अमाउंट ऐसा हम समझो सेम है, ठीक है, अगर मैंने इस गैस को कितना ले रखा है 2 लीटर, तो ये गैस भी मैंने कितनी ले रखी है 2 लीटर। अगर दो गैस के सेम वॉल्यूम को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए, सपोज कर लो इसको 10 मैंने 10 डिग्री और 5 atm प्रेशर पर रखा है, तो इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री प्रेशर पर रखा जाए दोनों को, तो अगर ए के इस कंटेनर के अंदर अगर ए के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बी के भी कितने होंगे उस डब्बे के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। बस यही क्या है, एवोगाद्रोस लॉ, एज सिंपल एज इट इज। बिल्कुल, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में एवोगाद्रोस लॉ की, कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम वॉल्यूम जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखे जाते हैं दो गैसेस के, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं, एकदम डिट्टो एक दूसरे के। ठीक, यही क्या है, एवोगाद्रोस लॉ, बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, गैल-लुसैक्स लॉ की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो इसकी डेफिनेशन भी आप इजीली लिख सकते हो कि व्हेन गैसेस आर कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन अ chemical reaction their volume always lies in the ratio of simple whole numbers। इस तरह से आप गैल-लुसैक्स लॉ की भी डेफिनेशन दे सकते हो आराम से। डेफिनेशन आप अगर ना लिख पाओ तेजी से तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से सुन के आराम से लिख सकते हैं। ठीक, ये थे हमारे क्या मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 लॉ थे, पांचों हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद एक अगला हमारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो हम पढ़ेंगे क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसे आप पहले नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए, तो अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए, सारे के सारे हमने पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाद्रोस लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने प्रपोज की थी, नाम से क्लियर है, बट इस थ्योरी को पढ़ाने से पहले एक बात मैं आप सबके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस थ्योरी किसी भी बात को अपने दिल से ना लगाएं। दिल से लगाने का मतलब क्यों ना दिल से लगाएं, क्योंकि ये थ्योरी एक नंबर की फर्जी है, बिल्कुल बकवास है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, और अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, सिर्फ इसीलिए पढ़ना है। कुछ पॉइंट्स को छोड़कर ये थ्योरी एकदम बकवास है, सारी बातें इसमें गलत कही गई हैं, बट ये एक इनिशिएटिव थ्योरी थी। जब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में सीख रहे थे तो इसी वजह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है और इसका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्जी होते हुए भी इंपॉर्टेंट है, यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। क्या कहती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। स्टार्टिंग में एक भारत के थोड़े से बाबा हुए थे, नाम था उनका महर्षि कणाद। उन्होंने ये बोला कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, मैटर को क्या कहा गया, पदार्थ, ठीक है, वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों मतलब ऐसा उन्होंने कहा था, बाबा की लैंग्वेज में बोलता हूँ, मतलब नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स या फिर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, उनसे मिलकर बना हुआ है हर एटम हमारे आसपास, ठीक है। जिसमें ये पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में होते हैं वो सॉलिड बन जाता है, जिसमें ये पार्टिकल थोड़े कम होते हैं वो लिक्विड, और जिसमें बिल्कुल कम होते हैं वो गैस बन जाता है। ये किसने बोला? महर्षि
कणाद ने। लेकिन अब हुआ क्या, उस समय लोग अशिक्षित, थोड़ा मानव सभ्यता विकास करती जा रही थी, इवोल्यूशन हो रहा था, लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, बोला यार ये सब बातें कौन ध्यान दे, चलो हटाओ फेंको। बाद में जब साइंस की थोड़ी सी तरक्की हुई तो अब लोगों ने फिर से सोचना शुरू किया कि भाई हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब किस सब से मिलकर बनी हुई हैं, क्या चीज़ें जो इन सबको बनाती है। तो उस समय बहुत तेज़ी से अपना हाथ उठाया किसने, डाल्टन ने, और बोला कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। लिखना है भाई, लिखते रहो। हाँ, तो एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। समझ में आ गई बात। तो अब इन्होंने भी महर्षि कणाद की बात को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया और ला के सामने चिपका दिया, फेमस हो गए आराम से। क्या बोला इन्होंने कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, मैटर है, वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल मतलब जिनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनसे मिलकर बना हुआ है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। अब ये एटम वर्ड कहाँ से आया, तो ये एटम एक्चुअली आया एक ग्रीक वर्ड एटोमॉस से, ग्रीक वर्ड एटोमॉस से। और इस एटोमॉस वर्ड का मतलब क्या होता है, विच कांट बी डिवाइडेड, मतलब जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कांट बी डिवाइडेड। तो इस तरह से एटम वर्ड का ओरिजिन हुआ ग्रीक वर्ड एटोमॉस से, और डाल्टन को इसने बना दिया हीरो। अब अगर इस थ्योरी के हम और छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करें कि मेन इस थ्योरी के जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ, सबसे पहला पॉइंट, ये थ्योरी क्या कहती है, आप सब नोट भी करते जाएगा अपनी कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। पोस्टुलेट भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फेल होने का कारण क्या क्या था साथ ही साथ। ठीक है, ये पॉइंट एकदम गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, ग्रेविटॉन, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इन सारे सब पार्टिकल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फेल होने का कि इन्होंने बोल दिया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पिट गए यहीं पर। समझ में आई बात। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि भैया कि एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। उस समय तक तो ये बात बड़ी अच्छी लगी लोगों को, लेकिन बाद में जब साइंस ने थोड़ी सी और तरक्की की तो भाई ये पता चला कि हर एलिमेंट के आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं, हर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं ये अब आप अपनी आगे क्लासेस में और थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे। थोड़ा एक रफ हिंट मैं दे दूं, आइसोटोप्स वो होते हैं वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उनका मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक, अब एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब है तो एलिमेंट वही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 6C12 और 6C14 अगर आप देखो तो ये आपस में आइसोटोप है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों में एलिमेंट कौन है, कार्बन, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है किसी एलिमेंट को कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो दोनों एलिमेंट तो कौन है, कार्बन, लेकिन देखो दोनों का मास नंबर अलग अलग है। क्यों, न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस होने की वजह से। ठीक है, तो इसका 12 है, इसका कितना है 14। तो ये दोनों है तो कार्बन ही, दोनों कार्बन के एटम है, लेकिन सेम है नहीं, सेम है। इसमें 2 न्यूट्रॉन कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक, तो सेम नहीं है। तो दूसरा पॉइंट कि एटम्स ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये भी फेल हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, गया काम से। ठीक, अच्छा, थर्ड पॉइंट इन्होंने एक जरा अच्छी सी बात भी बोली। अच्छी बात वो ये थी कि इन्होंने कहा कि व्हेन एटम्स कंबाइंड दे फॉर्म कंपाउंड्स। काफ़ी हद तक ये बात सही थी, मगर रेशियो की बात इन्होंने बोली नहीं। इन्होंने बस बोला एटम कंबाइंड होते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। समझ में आई बात। तो ये बात 50% ठीक भी है, 50% इनकरेक्ट भी है।
एक ये भी ड्रॉबैक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला कि हम लोग एटम को डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो एक पॉइंट और बढ़ा लो कि एटम कांट बी डिवाइडेड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आई बात? तो ये एक जो है थोड़ी ठीक ठाक अच्छी बात थी जो इन्होंने बोली तो अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो ड्रॉबैक्स मैंने अभी आपको बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कि ये क्यों फेल हुई और कुछ मेन पॉइंट्स भी समझा दिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अच्छा, लगे हाथ चलो यहीं पे थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं। यही थी बस सिंपल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ज़्यादा कुछ है नहीं खास इस थ्योरी में, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। सारे पॉइंट्स और जितने ड्रॉबैक्स मतलब ये थ्योरी क्यों फेल हुई, जो भी मैंने आपको बताया वो आपको याद रखने। एग्जाम्स में आपसे या तो पूछेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताओ या तो फिर पूछेगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स बताओ। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना मस्ट है। ठीक, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं और बेसिक्स की यहीं पे। तो एटम्स की चलो कुछ बात कर लेते हैं। एटम, व्हाट इज एटम? ये क्वेश्चन कई बार उठता है। तो हम बोलेंगे ना, एटम किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे आप अगर कमरे की बात करो तो आपके कमरे की सबसे छोटी यूनिट क्या? ईंट, वही रिपीट हो के बाद में आपका पूरा कमरा बना देगी। वैसे ही जो एटम होता है ना वो भी किसी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसके कॉम्बिनेशन से ही बाद में एटम बढ़ते जाते हैं और एटम का फॉर्मेशन, एलिमेंट का फॉर्मेशन या सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता जाता है। समझ में आई? तो एटम क्या होता है? हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। समझ में आई बात? अब देखो एटम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा जनरल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम लोग एटम का। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है बट थोड़ा सा रफली हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हर एटम को हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि एक गोला होता है और इस गोले के सेंटर पे एक छोटा सा और गोला होता है जो बहुत ही सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है, रिजिड होता है, बहुत ही कड़ा होता है। ठीक है, और इस गोले को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। इस गोले को क्या नाम हम देते हैं? न्यूक्लियस। हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स। और इसी न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन नाम का भी एक दूसरा पार्टिकल। बेसिक इतना समझते हैं। तो न्यूक्लियस किसका घर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एटम का ही सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। समझ में आई बात? अपनी भी एक्सिस पे घूमते हैं और साथ ही साथ में न्यूक्लियस के भी चारों ओर घूमते जाते हैं। समझे? जैसे अर्थ है सन के अराउंड तो घूमती ही घूमती है लेकिन अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करते हैं। ये एक बेसिक मॉडल है एटम का। ये क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो एटम का जनरल स्ट्रक्चर था, समझ गए होंगे हम लोग। अच्छा, अब सपोज करिए एटम, हम अगर बात करें मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम तो हम समझ गए, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा, एक बात और आप याद रखो, अगर एटम न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस कब की बात कर रहा हूँ? अगर एटम न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उस समय नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर वो बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। वो बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और प्रोटॉन का जो नंबर होता है उसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? Z से। मतलब अब अगर कहीं आगे आपको केमिस्ट्री में Z दिखा मिले, ठीक है, एटम वगैरह से रिलेटेड अगर आपको Z लिखा मिले तो आप समझ जाओगे ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। किसी एटम के अंदर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। समझ में आई बात? तो Z मतलब एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि न्यूट्रल एटम के लिए बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बात आ गई समझ में? बिल्कुल करेक्ट आ गई होगी। अच्छा, अब अगर मॉलिक्यूल्स की हम लोग यहाँ पे देखो बात करें तो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं
एटम्स के कंबाइंड होने से, सपोज करो ये दो एटम्स हैं अलग अलग, अगर ये आपस में इस तरह से कंबाइंड हो जाए ये, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का। अभी ये एटम है, ये एटम है, ये भी क्या एटम है, लेकिन अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अभी ये नंबर में कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, 2, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के फेवर में बात करें तो अब ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। दोनों एटम्स कंबाइंड होके क्या बना लिया उन्होंने, एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, एटम्स के, जब भी एटम्स कंबाइंड होते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल को भी आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हो किसी कंपाउंड का, ये किसी कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि किसी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात, एक ये हो गया मॉलिक्यूल क्या होते हैं, समझ गए। थर्ड चलो समझते हैं आयन क्या होता है। अगर हम आयन की बात करें तो देखो, आयन की अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पर आपको देखो ये न्यूक्लियस दिखा, ये इसके किनारे किनारे चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन्स दिखे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जीरो चार्ज वाला होता है। जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर होता है तब हम बोलते हैं एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि देखो अगर मान लो +5 चार्ज टोटल प्रोटॉन का है और -5 चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन का है, तो 5 - 5 कितना होता है, 0, सबको मालूम है। तो इसका मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है जब तक ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, अच्छा अगर सपोज करो मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन निकल के एटम को छोड़ के भाग गया, प्रोटॉन कभी भी छोड़ के नहीं भागेगा एटम को, याद रखेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ से नहीं भागेगा, हमेशा किधर से भागेगा, इलेक्ट्रॉन ही भागेगा, प्रोटॉन नहीं भाग सकता, याद रखेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एस्केप कर गया, एटम को छोड़ के बाहर निकल गया, तो देखो अब तो डिसबैलेंस हो गया ना चार्ज में। अब सपोज करो 5 प्रोटॉन थे पहले और 5 कितने थे इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4, यानी कि अब कितना चार्ज है, -4। अब देखो 5 - 4 कितना होगा, +1, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागा एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस होता है, दोनों बैलेंस होता है। अब अगर नेगेटिव के पार्टी से अगर कोई कम हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन के पार्टी से अगर कोई कम हो जाए, तो अब डॉलर टाइट किसका होगा, मतलब दबदबा ज़्यादा किसका हो गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बोलेगा अब मैं नंबर में ज़्यादा हूँ, मैं राज करूँगा, तो एटम के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और एटम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये समझने का लॉजिक है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स ये वाली है, 5 यूनिट प्रोटॉन था, अब इलेक्ट्रॉन कितना, -4 यूनिट ही चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आया, +1। ठीक, आपको जो अच्छा लगे आप उस लॉजिक से समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर, तो जैसे ही एटम के ऊपर चार्ज आया, अब हम इसे एटम ना बोल के क्या बोलने लगते हैं, आयन बोलने लगते हैं। अब ये क्या बन गया, आयन हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को वापस एक और ऐड कर दो, मतलब जितने भी चाहो ऐड कर सकते हो, या तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, दोनों ही केस में किसका फॉर्मेशन होता है, आयन का। दोनों ही केस में किसका फॉर्मेशन होगा, आयन का। ठीक, समझ में आ गई बात, आयंस क्या होते हैं। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो निगेटिव कम हुआ तो बढ़ा कौन, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, केट आयन। इसे हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं, और जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम एनायन बुलाते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डाले तो नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि देखो मान लो 5 थे पहले और ये भी कितना था, 5 था, अब इलेक्ट्रॉन एक डाल दिया तो
अब कौन बढ़ गया, निगेटिव वाला बढ़ गया, अब वो 6 हो गया। तो अब बोलेगा अब मेरा नंबर ज़्यादा, तो अब मैं कब्जा करूँगा। तो अब एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव हुआ तो केटायन और नेगेटिव हुआ तो एनायन बोलेंगे। तो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे एटम का, मॉलिक्यूल का और आयन का। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मॉलिक्यूल क्या है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। और आयन क्या है कि जब भी हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो केटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो एनायन बन जाएगा। बात समझ में आ गई, आ गई। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। हालांकि हमने देखा, मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि हम मोल डिस्कस करेंगे, बट आउट ऑफ टाइम अब हम लोग हो रहे हैं, तो आज की क्लास को यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारी मोल कॉन्सेप्ट को ही शुरू करेंगे, एकदम स्टार्टिंग बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। सॉरी फॉर आज अगर मैं मोल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा मेन टॉपिक मोल ही स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको रिवाइज करते रहो। रिवीजन मस्ट है। इस लॉकडाउन में आपको जो टाइम मिल रहा है, अपने टाइम का एकदम सही इस्तेमाल करो। आप सभी रिवीजन करते रहो और कोरोना वायरस से भी सेफ रहो, हाथों को धुलते रहो, लगातार अपडेट्स जो आ रही हैं उनको फॉलो करते रहो। टिल देन बाय।